नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मॉस्को। वहीं यूएई और जापान ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ जताई एकजुटता। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दी इस्तीफे की धमकी। कहा, स्थिति में नहीं हुआ बदलाव तो छोड़ देंगे पद। और राजस्थान में अगले कुछ दिन तक हीट वेव चलने की आशंका। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट। आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख हितधारक, निवेशक और नीति निर्माताओं को एक मंच मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के फोकस क्षेत्र पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में मंत्री स्तरीय सत्र, कारोबार और सरकार पर आधारित सत्र, कारोबारी बैठकें होंगी। साथ ही स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनी शामिल होगी। ये 2 दिवसीय समिट पहले की विभिन्न गतिविधियों का समापन है। पहले की गतिविधियों में राजदूतों की बैठक और द्विपक्षीय चैम्बर समिट सहित रोड शो की श्रृंखला और राज्यों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शामिल है, जिसे केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सक्रिय समर्थन से आयोजित किया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष आंद्रे डेनिसन के साथ साथ रूस के उप विदेश मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल का थिंक टैंक और रूसी मीडिया के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। We will be meeting the Federation Council, Mr. Andre Denisson, the first Deputy Chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the Chair of the State Duma Committee, along with the other members. And we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia, and also we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fradkov. And later in the day, we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. सांसद कनिमोझी ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। ऐसे समय में रूस से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बार-बार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। Russia has been a strategic partner, and we've always worked together
on diplomatic issues when it comes to trade, and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country, from different parties, have been sent to represent the Indian stand on against terrorism. डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पर है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने बताया कि आतंकवाद से निपटने में भारत रूस सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य रूस को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अवगत कराना है। India-Russia cooperation in countering terrorism has a long history. In fact, the first joint working group on countering terrorism that was established by India with any country was with Russian Federation in 2002, and since then we have had consultations on this issue. But in this case, the visit of multi-party parliamentary delegation is to share the sentiments, share the recent developments, and seek the understanding of the Russian Federation government, opinion makers about the need for zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों व राजनयिकों से बातचीत की। सांसद संजय कुमार झा ने बताया कि दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का कोई न कोई संबंध पाकिस्तान से होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए है। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. And we came here, as he explained, I come from the state Bihar, where Buddhism born. So Buddhism is for ahimsa, for peace. We have largest Muslim population after Indonesia. और इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री की बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ मुलाकात हुई और भारत जर्मनी संबंधों के निरंतर विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली में कायाकल्प मंथन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस दौरान पिछले एक दशक में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी, नियमित समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के अग्रणी संस्थानों पर दबाव कम करने पर भी चर्चा की गई।
और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताते हुए करीब 15 से अधिक राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ भाग, कोंकण, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल के भी कई इलाकों में वर्षा, ओलावृष्टि और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने का आग्रह भी किया गया है। वहीं देश के कई राज्यों के लिए जहां एक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी राजस्थान में तापमान बढ़ने की संभावना जताते हुए हीट वेव और भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ सकती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे पद पर नहीं रहेंगे। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार शाम सलाहकार परिषद की बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान यूनुस ने इस्तीफा देने और टेलीविजन पर भाषण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करने की इच्छा जताई थी। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार के प्रदर्शन और कर्तव्यों पर संदेह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बात की। इससे स्पष्ट है कि हाल के घटनाक्रमों से निराश होकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अटकलें तेज होने के बाद बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम, स्थानीय सरकार सलाहकार आसिफ महमूद शोजेब भुइयां और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार शाम को यूनुस से मुलाकात की। इसके बाद छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने ये जानकारी दी। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
The sun shines brightly on its glorious soil. Endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति ने साल 2025 के लिए गुरुवार को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें 11 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत, और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी तर्ज पर योगी सरकार ने जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का चखेड़ी गांव में पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय की तरह बनाकर कायाकल्प कर दिया है। इस पंचायत भवन में ग्रामीणों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गांवों को मिल रही है रफ्तार, सुधारा जा रहा है गांव का बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। फतेहपुर का चखेड़ी गांव बना विकास की जीती जागती मिसाल। चखेड़ी ने बनाया
स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार कर रहा है चखेड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज यूपी के गांव आदर्श ग्राम बनते जा रहे हैं। जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का चखेड़ी गांव बदलते ग्रामीण परिवेश और विकास की जीती जागती मिसाल है। यहाँ पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय के तर्ज पर बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत गांव में सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मीटिंग हॉल व सुव्यवस्थित लाइब्रेरी, डिजिटल मीटिंग हॉल आदि सुविधाएं यहां मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों की सुविधा के लिए मिनी ग्रामीण बैंक भी परिसर में मौजूद है। ग्राम पंचायत चखेड़ी विकासखंड तेलियानी में पंचायत भवन का राष्ट्रीय ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था और पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही वहाँ पर सचिवालय की स्थापना, जिसमें पंचायत सहायक की तैनाती, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम जो जन सुविधाएं हैं, लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर की नकल है, ऑनलाइन आवेदन है, उसकी सुविधा देने का कार्य वहाँ पर शुरू किया गया। ग्रामीणों की सुविधा के लिए समस्त कार्य ग्राम सचिवालय में बड़े ही सुगमता के साथ सचिव व प्रधान की देखरेख में किए जाते हैं। बदलते परिवेश में जनपद का यह गांव विकास की प्रतिमूर्ति बन चुका है। गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क से लेकर अमृत सरोवर आदि गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गांव में जल वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, जिसके माध्यम से गांव वाले जल संचयन के महत्व को समझते हैं और जल संचयन के लिए कार्य भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को लेकर गांव में कई विकास कार्यों को भी कराया जा रहा है। गांव में साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट बन जाने से ग्रामीण कूड़े कचरे को अपशिष्ट निस्तारण संयंत्र में ही भेजते हैं। ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। सुविधाएं हमारे सचिवालय में उपस्थित हैं, जन सेवा केंद्र है, मतलब जितने सुविधाएं बाहर मिलती हैं सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता। हमारा जो सचिवालय है वो एक मॉडल सचिवालय है। सचिवालय के अंदर एक मिनी बैंक और पीसी सखी और लाइब्रेरी भी है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। सचिवालय में हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो मीटिंग भी करती हैं। तेजी से बदलते उत्तर प्रदेश के गांव अब हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसका प्रभाव साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, जिससे आम जनता को भी काफी लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। आपको बता दें कि ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की कोशिश रहेगी कि ये मैच जीतकर शीर्ष पर जगह बनाए। वहीं सनराइजर्स की टीम 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स जीत के साथ आरसीबी का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।